नमस्कार, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 12 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर को A to Z कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर भी आपको डाउट्स रहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर आप भी मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से हम लेक्चर सेकेंड चैप्टर नंबर 2 को भी इनिशिएट करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और फिर भी आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने गोस लॉ क्या होता है इसको डिस्कस किया, उसके अलावा उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर एंड टुडे लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है रेडियस r का और इसके ऊपर q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड at any point inside the solid sphere at a distance r from the center and at a point outside the solid sphere जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है। इनसाइड और आउटसाइड का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पर हम अप्लाई करेंगे क्या, गोस लॉ। गोस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है E डॉट डी एस क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन और द क्लोज्ड चोजन सरफेस। तो सबसे पहले देखते हैं इनसाइड। इनसाइड का जब भी आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, यह आपका Q चार्ज इस पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। R डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर जो हम एरिया चूज करेंगे क्लोज सरफेस एरिया, दैट विल बी अ स्फीयर, दैट विल बी अ स्फीयर। और इस स्फीयर के कारण क्या होगा, क्लोज सरफेस एरिया हमने चूज किया स्फीयर और इसी पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अप्लाई करते हैं हमारा गोस लॉ। तो सबसे पहले तो आपको ये सेंस होनी चाहिए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, कि डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट विल बी रेडियली आउटवर्ड। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप पिछले लेक्चर में जो होलो शेल के लिए हमने कंसिडर किया था आप वो देख सकते हैं। फिर भी मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। ये एक स्फीयर है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो ये सॉलिड स्फीयर है इसको आप मान सकते हैं कि रिंग से मिलके बना हुआ है, ठीक है। या फिर आप ये मान सकते हैं कि ये होलोस्फीयर से मिलके बना। होलोस्फीयर मानना आसान है क्योंकि होलोस्फीयर के कारण हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। इस पॉइंट के बाहर अगर होलो शेल है, मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि इस सॉलिड स्फीयर को हम इनफाइनाइट होलो शेल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो जो ऐसे होलो शेल हैं जो इस पॉइंट के बाहर की तरफ होंगे उनके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि होलो शेल के अंदर अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो बाहर वाले तो कैंसिल हो गए और जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले होलो शेल हैं, उसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस पॉइंट पे निकालोगे तो आप ये मान सकते हो कि वो सारा का सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जितना चार्ज था उसको आप मान सकते हो कि वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और सेंटर पर कंसंट्रेटेड होने के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है भैया। तो हमें ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली एंड एरिया वेक्टर ds इज also perpendicular to this area and it will be parallel to electric field vector। तो कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू एरिया एलिमेंट वेक्टर। अब एक बात और देखिए, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा उतना ही यहां भी होगा, क्योंकि इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट भी ऐसा जैसा ये, इसमें वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ये पॉइंट भी ऐसा ही। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम गोस लॉ बड़ी आसानी से
अप्लाई कर सकते हैं। गोज लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर ई डॉट डी एस करेंगे, ई डॉट डी एस क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस पैरेलल हैं तो ई डी एस कोस 0 वो 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एरिया कितना होगा, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का समेशन, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्फीयर। तो ये आपका आ जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वेयर। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है क्यू इन निकालना, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। आप देखिए पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ चार्ज तो इस स्फीयर से बाहर रहेगा, कुछ अंदर रहेगा। हमारे काम का कौन सा है, जो अंदर अंदर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप ये मान लीजिए इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, इसका रेडियस था r, तो आप ये कहिए कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में Q चार्ज है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इट विल बी Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, अब आप निकाल लीजिए छोटे स्फीयर का वॉल्यूम। छोटे स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इतने वॉल्यूम में चार्ज Q है, 1 यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इतने यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, वी विल मल्टीप्लाई दिस फैक्टर बाय दिस फैक्टर। तो ये आपका हो गया Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा, ये आपका हो गया चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज Q आर क्यूब बाय आर क्यूब, दिस इज Q इन। तो Q इन की जगह ये रख दिया, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया और इस साइड लिख दिया E 4 पाई आर स्क्वेयर। अब यहां पर आर स्क्वेयर से यहां पर आर स्क्वेयर कट गया, एक आर बच गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R by R cube. This is electric field inside. क्लियर है। अब बच गया आउटसाइड, इस सॉलिड स्फीयर के बाहर में चार्ज कितना होगा, तो E आउटसाइड। अब हमें निकालना है, तो आउटसाइड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आपका स्फीयर के बाहर, आप ऐसा मान लीजिए ये आपका सॉलिड स्फीयर है R रेडियस का, इसके बाहर एक स्फीयर, क्लोज स्फीयर चूज किया है जिसका रेडियस R है। अब लगाएंगे गोज लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnitude of electric field is same at all these points। तो यहां से हम गोज लॉ लगाएंगे, E डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर द होल क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी एस दोनों पैरेलल हैं, तो E डी एस कोस 0 इट विल बी 1, तो ये आपका हो जाएगा E डी एस कोस 0 इज 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये आपका हो गया Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट का एडिशन, जो कि किसके बराबर होगा, बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया के। तो E 4 पाई आर स्क्वेयर, यहां पर Q इनसाइड कितना होगा, देखिए जो पूरा चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड था वो इस चोजन क्लोज सरफेस के अंदर अंदर है, तो यहां पर Q इन पूरा का पूरा Q होगा। यहां पर नहीं था, यहां पर कुछ चार्ज चोजन सरफेस एरिया के बाहर था, लेकिन वहां पर सारा का सारा अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वेयर। जबकि Q इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है।
इसको आप ऐसा माने कि एक Q चार्ज यहां पर रखा है, R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो सेम आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इसका मतलब जब भी आप सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड उस सॉलिड स्फीयर से बाहर निकालना चाहते हैं, then you can assume that whole of the charge is concentrated at the center of sphere. Electric field, a closed electric field due to a charged solid sphere at a point outside the sphere is equivalent as whole of the charge is concentrated at center. मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं एक बार। ये एक आपका सॉलिड स्फीयर था, ये आपका एक सॉलिड स्फीयर था r रेडियस का। अगर इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें E इनसाइड, तो हमारा निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और यदि बाहर निकालना है तो निकल के आता है E आउटसाइड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमारा पूरा डेरिवेशन इस तरीके से आता है। तो यहां पर जो मेन बात आपको याद रखनी है वो होलोस्फीयर में क्या था, होलोस्फीयर में शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और जब बाहर निकालना है तो आप मान सकते हो कि सारा शेल का चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। इस तरीके से मान के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, सॉलिड स्फीयर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, उसकी वैल्यू इतनी आती है, और जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आप ऐसा मान सकते हैं कि सारे का सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और ऐसा मान के जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक्स A to Z हमने कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपकी डाउट्स को रिजोल्व करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैप्टर नंबर 2 भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।